नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पिछले 10 सालों से देश में बीजेपी की सरकार है और अब बहुमत मिलने के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। लेकिन इन बीते सालों में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया है वो किसी से छुपा नहीं है, खासकर वो राज्य जहां गैर बीजेपी सरकारें रही हैं, चाहे वो बंगाल हो, केरला हो या फिर मौजूदा कर्नाटका की कांग्रेस सरकार। लेकिन जिस घटना का जिक्र आज होने वाला है उसमें हैरानी की बात रही है कि उस समय राज्य में मौजूदा सरकार बीजेपी की थी, लेकिन फिर भी कट्टरपंथियों ने अपने मंसूबे को अंजाम दे दिया। बीजेपी नेताओं की हत्या, उनके परिवारों को धमकी बड़ी ही आम सी हो चली है। ऐसे में आज की एक और खबर बीजेपी के युवा नेता की हत्या से जुड़ी है, जहां प्रवीण नेटारू की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। क्या है प्रवीण नेटारू की हत्या से जुड़ा पूरा मामला और इससे जुड़ी नई अपडेट, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। बीजेपी नेता की निर्मम हत्या, कर्नाटका में कुल्हाड़ी से किए टुकड़े। 2 साल बाद एनआईए ने आरोपी को दबोचा। पूरी खबर भाजपा के युवा नेता की हत्या से जुड़ी है, जहां प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने रियाज नाम के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। वह हत्या के बाद विदेश भाग गया था, लेकिन उसके वापस आते ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने मंगलवार यानी कि 4 जून 2024 को यूसुफ हरली उर्फ रियाज को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वह इस दौरान देश से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। रियाज पीएफआई का कार्यकर्ता था और प्रवीण नेटारू की हत्या की योजना बनाने वाले को शरण दी थी। इसके साथ ही हथियार जुटाने में भी उसका हाथ था। रियाज की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों की संख्या अब 19 हो गई है। इस मामले में एनआईए ने चार्जशीट में 21 लोगों को आरोपित बनाया है। रियाज अपने हैंडलर अब्दुल रहमान के कहने पर भारत लौटा था। अब्दुल रहमान इस मामले में अब भी फरार है। इससे 1 माह पहले ही एनआईए ने इस मामले में मुस्तफा पायजार और मंसूर पासा को गिरफ्तार किया था। पायजार इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता था। उसने इस पूरे मामले के लिए हमलावरों की टीम इकट्ठा की थी। हमले के बाद वह भी देश से बाहर अपने साथियों के साथ भाग गया था। जानकारी के लिए बता दें कि पकड़े गए यह सभी लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई के सदस्य थे। धारदार हथियार से हुई प्रवीण की हत्या। प्रवीण नेटारू रात करीब 9 बजे दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। प्रवीण पर एक के बाद एक कई वार किए गए। दक्षिण कन्नड़ के एसपी सोनवने ऋषिकेश ने बताया था कि इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी गई है। वारदात की जगह पर अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी फुटेज की मदद से हमलावरों की खोज की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने युवा नेता के करीबियों से भी पूछताछ की थी। प्रवीण नेटारू की मौत पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक प्रियांक एम खड़गे का कहना था कि एक और युवा की जान चली गई। ये राज्य में चरमराती कानून व्यवस्था को दिखाता है। सोचने वाली बात यह है कि एक हिंदूवादी नेता की जान चली गई, वो भी बीजेपी की ही शासन में। यानी भाजपा सरकार अपने ही लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो अन्य लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। हालांकि बीजेपी सरकार की ओर से इस घटना के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ होने का दावा किया गया था। इस पूरी घटना को लेकर प्रवीण नेटारू की पत्नी का बयान भी सामने आया था। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में हुई बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने कहा था कि वो रोज दुकान बंद करते वक्त अपने पति के साथ होती थी। हत्या वाले दिन वो उनके साथ नहीं थी। अगर होती तो शायद ऐसा नहीं होता। गौरतलब है कि दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे क्षेत्र में प्रवीण नेटारू की एक पोल्ट्री फार्म की दुकान थी। घटना वाले दिन वह दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। पत्नी ने आगे कहा था कि मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे पति को क्यों मारा। उनके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि मेरे पति लंबे समय से भाजपा के सदस्य थे और वह पार्टी की हर गतिविधि में शामिल हुआ करते थे। बता दें कि कर्नाटका में बीजेपी नेताओं की हत्या से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल अप्रैल के महीने में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां कर्नाटक के गडक जिले में बीजेपी नेता के बेटे सहित 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों की पहचान बीजेपी नेता सुनंदा बकाले के 27 वर्षीय बेटे कार्तिक बकाले
और 55 वर्षीय रिश्तेदार परशुराम, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी बेटी आकांक्षा के रूप में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक बकाले बटागेरी के नगर पालिका उपाध्यक्ष सुनंदा बकाले के बेटे थे। पुलिस के अनुसार घटना के दिन तड़के चारों लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। खड़क के एसपी बीएस निमागौड़ा के अनुसार वारदात में धारदार हथियार का इस्तेमाल करते हुए घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने रात करीब 2:15 पर दरवाजा पीटने की आवाज सुनी। जानकारी के अनुसार हमलावर पहली मंजिल पर एक कमरे की खिड़की को तोड़कर घर में घुस गए थे। घर में सो रहे 55 वर्षीय परशुराम को चाकू मार दी गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर कार्तिक तुरंत ही ऊपर के कमरे में पहुंचा और उस पर भी हमला कर दिया गया। इस दौरान हमलावर ने घर में मौजूद परशुराम की पत्नी लक्ष्मी और उनकी बेटी आकांक्षा पर भी धारदार हथियार से हमला किया। इसके बाद हमलावर नीचे पहुंचे और दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के आते ही हमलावर अलर्ट हो गए और मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार घटना के वक्त घर में नगर पालिका उपाध्यक्ष सुनंदा और उसके पति प्रकाश बकाले भी मौजूद थे। घर में शोर की आवाज सुन उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर पुलिस की जांच जारी है। बता दें कि सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, बंगाल में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की सूची काफी लंबी है। हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान कई हत्याएं देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भाजपा कार्यकर्ता हफीजुल शेख की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 35 वर्षीय हफीजुल शेख हाल ही में सीपीएम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हफीजुल शेख अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर पड़ोसियों के साथ कैरम खेल रहे थे। तभी कुछ अज्ञात लोग पुलिस की वर्दी में वहां आए और हफीजुल पर फायरिंग शुरू कर दी। हत्यारों ने उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए गोली मारने के बाद भी उसे पीटा। पुलिस के उचित कार्रवाई नहीं करने पर हफीजुल के परिवार वालों और रिश्तेदारों ने रात भर शव के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि परिवार वालों ने देर रात तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। हफीजुल शेख की पत्नी सखी बीवी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को मार डाला, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। बता दें कि नदिया इलाका कृष्णानगर लोकसभा सीट में आता है। यहाँ 13 मई को मतदान हुआ था। यह एक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पिछले पंचायत चुनाव से सीपीएम का वर्चस्व बढ़ा और टीएमसी की पकड़ कमजोर हुई है। घटना के बाद नदिया उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष अरुण विश्वास रात को हफीजुल के परिवार से मिले और पुलिस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जैनुलुद्दीन मोला की अगुवाई में गांव के बहुत सारे लोगों ने भाजपा में शामिल हुए, इसलिए हफीजुल को मार दिया गया। इस पूरी घटना को लेकर भाजपा की आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, भाजपा ने लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए हफीजुल शेख की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हत्याओं का खेल नहीं रुक रहा। पिछले कुछ वर्षों में अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। ये पहला मौका नहीं है जब बंगाल में इस तरह की कोई घटना सामने आई है। लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल भर से ऐसी खबरें सामने आती रही जहां किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही। कई जगहों पर बमबाजी की जानकारी भी आई। चुनाव के दौरान हिंसा एक प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी को खूब घेरा। जानकारी के लिए बता दें कि अकेले बंगाल से चुनाव आयोग को कुल 2.5 हजार से ज्यादा शिकायतें मिली। चुनाव आयोग ने बताया था कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 2500 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी, पोलिंग बूथ पर एजेंट्स को जाने से रोकना और वोटर्स को धमकाना आदि शामिल था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ता वोटर्स को धमका रहे हैं और उनकी बात ना मानने पर उनकी हत्या कर दी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।